हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास हमारी होगी मोशन के लिए। क्लास 9th में मोशन फिजिक्स का एक पार्ट है। फिजिक्स में साइंस में हम बात कर रहे हैं और क्लास 11th में जब हम मूव करेंगे तो इसी मोशन को फिर से हमें पढ़ना है। वहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा वाइड करके पढ़ना है, बहुत ही एक्सप्लेन्ड न्यूमेरिकल्स हाई क्वालिटी के आएंगे, स्टैंडर्ड आएंगे, कंपटीशंस के क्वेश्चन जो बनते हैं उसी से बनते हैं ज़्यादा। लेकिन अगर 9th की बात करें, 9th लेवल की कंपटीशन, 10th लेवल की कंपटीशन में, तो 11th की चीज़ें तो हम पढ़े नहीं है, तो उस लेवल तक की चीज़ें हम लोग इस मोशन में कवर कर लेंगे जितना इससे पूछा जा सकता है। खैर अगर 9th की बात करें तो 9th में मोशन में हमें स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है और सर्कुलर मोशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप कर लेना है, लेकिन हम थोड़ा बहुत उसको भी एक्सप्लेन करके ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोशन पे। तो मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी है, क्योंकि बार बार वो मोशन में आगे बोली जाएंगी। जैसे हम बात करें कि हमारे फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं क्या? पहले तो डेफिनेशन की अगर बात करें हम, तो सिंपली जैसे ये बोर्ड है तो ये क्वांटिटी फिजिकल नहीं कहलाएगी। हाँ, इसकी लंबाई हो गई लेंथ, इसकी विड्थ हो गई, ये एक तरह की क्या है, क्वांटिटीज़ है। जैसे लेंथ क्या हो गया, एक क्वांटिटी है फिजिकल। और वाइडर की बात करें तो ये भी एक तरह की लंबाई है, तो ये भी एक क्वांटिटी होगी। इसका एरिया की बात करें तो एरिया भी एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। बट ये बोर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो क्या लिखा जाएगा, which can be measured। सिंपली हम लोग फिजिक्स में ये बोलेंगे कि ऐसे लोग जिनको हम मेज़र कर सकते हैं हम उन्हें क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक, हमारे यहाँ फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटी अगर कहा जाए तो बेसिकली तीन होते हैं, लेकिन उनको स्टैंडर्ड में अगर बात की जाए तो सिर्फ दो होते हैं। पहला तो होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स जो बेसिक्स एकदम, तो सबसे पहले जिसको कहते हैं लोग, जैसे ये रूम का ये वॉल जो बना है, ये वॉल किस चीज़ से बना है, तो वॉल ब्रिक से बना है। और इस जैसे वॉल से मिला मिला कर क्या बना है, रूम। रूम से मिलकर क्या बना है, पूरा का पूरा अपार्टमेंट। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा हुआ, ब्रिक्स हुआ। तो फंडामेंटल हो गया सबसे बेसिक पार्ट। उसके बाद जिनसे ये बनते हैं, ये मतलब ये जिनको बनाते हैं मिल मिलकर, ब्रिक्स बनाए किसको, वॉल को, तो वॉल भी क्या हो गया, एक नई क्वांटिटी। वैसे ही यहाँ पर फंडामेंटल जब आपस में जुड़कर बनते हैं तो बनता है क्वांटिटी कौन सी, डिराइव्ड। ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा तीसरा वाला भी पढ़ लेते हैं जो इनसे अलग होता है। मतलब सिंपली एक तो फंडामेंटल जो किसी से नहीं बनेंगे, इनसे जुड़ जुड़ के जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड। तीसरे जो आते हैं वो इनसे अलग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ मीन्स जो न इसमें हो न इसमें हो, इन दोनों को सप्लीमेंट करते हो, सपोर्ट प्रोवाइड करते हो। ठीक, तो फंडामेंटल में बात करें तो फंडामेंटल में आपको 11th में पढ़ाया जाएगा कि 7 क्वांटिटीज़ होती है फिजिक्स में। जैसे मास, लेंथ और टाइम, ये तीन ऐसे हैं जो हमें अभी क्लास 9th में मिलेंगी। इसके बाद की चीज़ें हैं जो हमें क्लास 10 से स्टार्ट होंगी। जैसे हम बात करें कि टाइम के बाद टेम्परेचर हीट का एक पोर्शन है, क्लास 11th में आपको अच्छे से मिलेगा। टेम्परेचर के बाद हम बात करें करेंट, क्लास 10 से स्टार्ट होगा। खैर बेसिक में हम लोगों ने 6th-7th में भी पढ़ा था करेंट के विषय में थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में करेंट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हम लोग, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हो गया। ये केमिस्ट्री में बात आता है, जैसे कि हम लोग लिक्विड लेते हैं ना, कोई भी H2SO4 या कुछ भी ऐसा कंपाउंड्स या नॉर्मल एलिमेंट लेते हैं तो उसको लिक्विड ट्यूब में जब डालते हैं हम लोग तो ml देख कर लिखते हैं ना। और ml के बाद अगर हम बात करें कि इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है, कंसंट्रेशन कैसे चेक किया जाता है, तो वो आता है मोल से। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मतलब क्या होगी, यूनिट क्या कहलाती है, मोल कहलाती है, मोल में नापते हैं। करंट को किस में नापते हैं हम लोग, एम्पियर में, ये भी पढ़ा होगा। टेम्परेचर को किस में नापा जाता है, डिग्री सेल्सियस, लेकिन केल्विन की बात करेंगे। डिग्री सेल्सियस आपका एक ऐसा कह सकते हैं कि क्वांटिटी यूनिट है जो कुछ ही कंट्रीज में कुछ ही प्लेस पे यूज होता है, लेकिन ये केल्विन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है। टाइम को हम किस में नापते हैं, पूरे वर्ड्स में, सेकेंड में। लेंथ को मीटर में और मास को केजी में। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 7th बचा है, उसे हम कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स एक तरह से, जैसे ल्यूमिनस की बात करें हम तो लाइट में पढ़ा होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की क्या करते हो, लाइट को इमिट करते हो, एमिट करके, जैसे सन की बात करें तो सन एक क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी सिंपली हमारी ब्राइटनेस से बात करता है। इसकी यूनिट की बात की जाए तो ये कैंडिला में नापा जाएगा, ठीक है, कैंडिला में। जैसे पर्टिकुलर इस बोर्ड पे जो लाइट पड़ रही है, अभी हम यहाँ 4-5 और लाइट जला दें तो इस पर जो बोर्ड की पे लाइट की इंटेंसिटी आ रही है, रेज आ रही है, वो बढ़ जाएगी। तो वो इंटेंसिटी होती है कि पर्टिकुलर इस सरफेस में कितना लाइट गिर रहा है। वैसे भी किसी भी चीज़ की हम इंटेंसिटी की बात करें तो यहाँ पे किसकी बात की गई, ल्यूमिनस की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा, रेज होगी, लाइट रेज। क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिराइव्ड की। डिराइव्ड जो फंडामेंटल से बने हो, तो इन्हीं सातों से मिलकर जितने भी फिजिक्स में नए क्वांटिटीज़ मिलते हैं, जैसे हम बात कर ले कि वेलोसिटी, स्पीड, ये सब हम आगे अभी कुछ देर में पढ़ेंगे। ये हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम हो गया, टेंशन हो गया, फोर्स हो गया। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अभी बची हैं फोर्स क्या कहते हैं उसको फिजिक्स में, इन 7 को छोड़कर। तो इन सातों को छोड़कर जितने भी ऐसे लोग मिलेंगे सबको हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वेलोसिटी को बोलूँ तो वेलोसिटी क्या इन्हीं से बनकर मिल के बना है। तो देखिए वेलोसिटी अभी कुछ देर बाद हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह की लेंथ होती है, और टाइम नीचे देखिए, लेंथ भी फंडामेंटल में दिख रहा है और टाइम भी फंडामेंटल में दिख रहा है। तो जब ये दो लोग इसको मिलकर बनाते हैं तो उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। जितने भी लोग इसमें हैं सब के सब उसी में से बने हैं, सातों से। इनके अलावा, डिराइव्ड के अलावा, फंडामेंटल के अलावा, दो क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो न इनमें होती ना उनमें होती है। उसमें तो साथ ही होते हैं, इसमें अगर डिराइव्ड में बनाते जाएँ तो बनते बनते सब बनेंगे, लेकिन दो ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे। कौन कौन से, वो हैं एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल क्या है, तो एंगल देखिए, एंगल जैसे दो लाइंस के बीच का ये वाला पोर्शन जो होता है, इसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, एंगल। 30 डिग्री, 40 डिग्री, 58 डिग्री, जो भी होता है। सॉलिड एंगल की बात करें, अच्छा एंगल किस में नापा जाता है, डिग्री में। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए, जो हर जगह पे, हर एक प्लेस पे यूज किया जाता है, वो होता है रेडियन। तो जो इसमें लिखे जा रहे हैं यूनिट्स वही हमें याद रखने, ये नहीं कि अपने मन से हम मास को ग्राम में नापते हैं, टन में भी नापते तो वो ले लें, नहीं, मास को केजी में लेना है, मतलब केजी में लेना हर जगह। ओके, सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल की यूनिट पहले बता देते हैं, फिर बताते हैं क्या है। स्टे रेडियन, स्टे रेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, एंड रेडियन इज द एंगल ऑफ रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल, एंड स्टे रेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। डन। अच्छा, एंगल तो समझ में आ गई, दो लाइन के बीच का जो स्पेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल के लिए आप बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक स्फीयर है, फुटबॉल देखा होगा आपने। फुटबॉल में ऐसे ही स्ट्रक्चर बने होते हैं, पेंटागन या ऐसा टाइप का आपको दिख रहा होगा उसमें। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, अगर मैं कहूँ कि इसकी हर एक लाइन से, हर एक जगह से एक एक लाइन खींचकर सेंटर जो होगा इस फुटबॉल को मिला दे, तो वो कुछ इस तरह से, जैसे हम लोग मूंगफली खरीदते हैं तो ऐसा कुछ मिलता है कोन टाइप का ना। तो ये जो एंगल फॉर्म होता है सेंटर पे, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, और इस एंगल की यूनिट को क्या बोलते हैं, मिस्टे रेडियन। अब देखिए 9th में कौन कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो 9th के लिए हमें एक तो मास, लेंथ और टाइम, ये 3 इसमें से याद रखने हैं। इधर अगर आएँ तो हम लोग वेलोसिटी को याद रखें, स्पीड को याद रखें, और एक एक्सेलरेशन को याद रखें। ये हैं जो मोशन में हमें अभी यूज करने वाले हैं। खैर ये 3 तो अभी यूज होंगे ही होंगे, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, मास हमारा बाद में यूज होगा। क्लियर। तो अभी तो हो गई हमारी क्वांटिटीज़ की, इतनी क्वांटिटीज़ होती है जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। क्या और कुछ क्वांटिटी जिनको मेज़र नहीं किया जा सकता, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मली सैडनेस। कोई आदमी सैड है तो कितना सैड है, कितना दुखी है, ये हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर इसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता तो ये क्वांटिटी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। जिन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है, मेजर्ड किया जा सकता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। ये सात तो याद रखें फंडामेंटल, बाकी जो होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं। दो और याद रखने होंगे, एंगल और सॉलिड एंगल, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, सप्लीमेंट्री। डन। चलिए, अच्छा यूनिट भी हो गई इनकी। अच्छा, यूनिट की बात कर रहे थे हम लोग कि सबकी यूनिट जिसमें ये लोग नापे जाते हैं, जिसमें लिखे जाते हैं, है ना, वो यूनिट
ऑल ओवर वर्ल्ड, अलग अलग जगहों पे कुछ में अलग अलग होता है। जितने हमने लिखे हैं वो पूरे वर्ल्ड में चलते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन क्या इनके अलावा भी कुछ होते हैं? तो हाँ, इनके अलावा हम लोग दो और पढ़ते हैं। पहला, जैसे इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। पहला होता है FPS, दूसरा होता है CGS, और तीसरा जो हम लिखे हैं उसे कहते हैं MKS, और इसी को SI यूनिट भी कहा जाता है। पहली यूनिट ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। इसको हम पूरे वर्ल्ड में यूज करते हैं, मतलब यही हमें पढ़ते रहना है। ये दोनों कुछ प्लेसेस पे यूज होते हैं, इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि ये चलेगा, ये चलता है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, कुछ जगहों पे ये भी चलते हैं। जैसे FPS का क्या है मतलब, लेंथ को फुट में नापा जाएगा, पहला लेंथ, और इसमें लेंथ को किस में नापा जाएगा? सेंटीमीटर में, इसमें M से मीटर में। दूसरा P से होगा पाउंड, पाउंड्स मतलब मास हो गया, और इसमें G से क्या हो जाएगा? ग्राम, ठीक। इसमें क्या आ जाएगा? K से किलोग्राम। पहला लेंथ के लिए हो गया, दूसरा मास के लिए हो गया, और तीसरा यस तीनों में है, वो है टाइम के लिए। टाइम मतलब सेकेंड्स एंड सेकेंड्स। तो ये हो गए यूनिट्स, FPS, CGS और MKS। हमें ये याद रखना है कि लंबाई किस में नापनी है? मीटर में, मास किस में नापना है? केजी में, और टाइम किस में नापना है? सेकेंड में। बाकी ये दोनों नॉलेज के लिए रख सकते हैं अपने पास याद करके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोशन पे, कि मोशन अब क्या है। मोशन के लिए अगर बात करें, अच्छा एक चीज़ और छूट गई है, उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटीज़ कितनी तरह की होती हैं? तो क्वांटिटीज़ तो हमने पढ़ा कि फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री और डिराइव्ड, लेकिन दूसरे टाइप्स में पूछा जाए तो हमारे पास क्वांटिटीज़ दो तरह की होती है। एक होती है स्केलर और दूसरी होती हैं वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? देखें, स्केलर जैसे हम बात करें, लिख लेते हैं पहले फिर समझा लेते हैं। मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसके पास, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड। जबकि वेक्टर में अगर बात की जाए तो वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या मतलब है? तो देखिए ध्यान से, तो अगर जैसे कहा जाए एक आदमी ए पर है ना, ए से वो बोला जाए कि वो लेफ़्ट की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड लेफ़्ट। तो अब किधर बनाएंगे, किधर जा रहा है? ऐसे लिख देंगे 2 मीटर पर सेकेंड। या एक तरीका और समझने का, देखिए दूसरा देख लेते हैं, वो ज़्यादा सिंपल होगा। जैसे बॉल है, अगर एक आदमी यहाँ खड़ा है, इस बॉल को इसे पुल करना है, पुल करना मतलब खींचना है, और एक बार इसी आदमी को इस बॉल को क्या करना है, पुश करना है। तो पुश करने के लिए क्या करेगा, फोर्स किधर लगाएगा? ऐसे, और पुल करने के लिए ऐसे। क्या फोर्स की बात हम कर रहे हैं? यस, दोनों केस में फोर्स की बात हो रही है। क्या इसको कहा जाता कि आपको पुल करना है, ऐसे फोर्स लगाओ? सही है। अगर इसे कहा जाता पुश करना है, ऐसे फोर्स लगाओ, तो गलत हो जाता कि नहीं? तो इस फोर्स को देखना तो है कि कितना फोर्स लगा, खींच सकता है, धक्का दे सकता है, लेकिन साथ में ये भी बताना है कि अगर पुल करना है तो इधर फोर्स लगाइए, पुश करना है तो उधर। तो साथ में हम क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन की बात करें, फोर्स तो बता ही रहे हैं कि हाँ इतना फोर्स चाहिए। मान लीजिए कि बड़ा सा बॉक्स है तो बड़ा फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन, तो ये फोर्स की क्या होगी, वैल्यू, मैग्नीट्यूड इसे कहते हैं हम लोग। और साथ में क्या बताना है, डायरेक्शन, किस तरफ, लेफ्ट या राइट। पुल करने के लिए किधर लगाना, पुश करने के लिए किधर लगाना, अप के लिए किधर लगाना, डाउन के लिए किधर लगाना, ये साथ में क्या बताया जा रहा है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर। तो वेक्टर का एग्जांपल अगर बात की जाए तो सबसे पहले क्या मिल गया, फोर्स। फोर्स में कभी भी नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के काम नहीं होगा कि फोर्स में हमने बता दिया कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाइए बैट्स पे और गेंद चली जाएगी छक्का, 6 हो जाएगा। तो ये सोचिए कि बैट से अगर 2 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो किधर, बॉल आ रही तो नीचे मार देंगे, नीचे मारेंगे तो कहाँ छक्का जाएगा। तो उसके साथ ये भी बताना है कि आपको बॉल पे हिट करना है बैट से, तो किधर मारेंगे, ऐसे मारेंगे तो ये उड़ते हुए ऐसे जा सकता है।
तो साथ में हमें दिखाना है कि 2 न्यूटन तो है मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या बताना है, किस डायरेक्शन में लगाना है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर का कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम मार्केट में जाते हैं कुछ सामान लेने, मान लीजिए कि आलू लेने गए, आलू ले लिए, मशीन पर रखा गया वेट होने के लिए, वेट हो गया, बोला गया कि ये कितना केजी है, तो किसी ने कहा कि 2 किलो है जी। 2 केजी अगर है आलू तो किस तरफ, किस डायरेक्शन में, वेस्ट में आलू है, ईस्ट में चला है, किधर चल रहा है, किस तरफ। तो यहाँ पे सिर्फ हम उससे दुकानदार से बोलते हैं 2 केजी आलू दे दो, 3 केजी आलू दे दो, या कुछ भी ऐसा दे दो जो सिर्फ ऐसे वैल्यूज़ बोली जाए। और जैसे मैं बोलूँ टाइम, टाइम बोला जाता है 10 सेकेंड, बीत गया। 10 सेकेंड किधर बीता, लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड नहीं, किधर बोला जाता है, सिर्फ बोला जाता है कि वो क्या हो गया, स्पेंड हो चुका है, बीत चुका है, कोई डायरेक्शन नहीं बोला जाता है। तो ऐसे लोग जिस पे सिर्फ नाम नंबर लिखा हो, मैग्नीट्यूड लिखा हो, न्यूमेरिक लिखा हो, मैग्नीट्यूड को नंबर नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू। ऐसे लोग जिस पे न्यूमेरिकल सिर्फ दिया गया हो, न्यूमेरिक वैल्यू हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर। डायरेक्शन कुछ नहीं बताया जाए। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें स्केलर में क्या हो गया, मास, ठीक है। और कोई एग्जांपल जैसे बात करें हम लोग फोर्स के अलावा, तो अभी हमारे लिए क्लास 9th में काफ़ी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं जानते, जैसे टॉर्क, टॉर्क के विषय में हम लोग नहीं जानते, बट टॉर्क अभी से याद रखें, अगर याद रहे तो अच्छी बात है। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अभी हम आगे जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पढ़ेंगे उन सबको भी हम इनमें क्या करेंगे, कैटेगराइज करते चलेंगे बार बार। तो याद रखें कि स्केलर जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती है, और इनके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन नहीं होती, और इनके पास डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा, विदाउट मैग्नीट्यूड इस क्वांटिटी होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक। चलिए, अच्छा, अब फाइनल हो गया हमारा कंप्लीट बेसिक। अब हम शुरू करते हैं मोशन की कहानी। तो देखिए, मोशन को जानने से पहले हमें 2 चीज़ें हैं जो सबसे अच्छे से जानना है। पहली चीज़ तो ये कि व्हाट डज मीन बाय पोजीशन, दूसरी चीज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ आते हैं। तो देखिए, पोजीशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि हम ऐसे y और x एक्सिस पे हैं, कार्टेशियन ही तो जानते ही होंगे आप, x एक्सिस और y एक्सिस, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ से एक आदमी को जाना है अपने दोस्त के घर, और उसके दोस्त का घर कहीं यहाँ पर है, ये है दोस्त का घर, ठीक है। तो यहाँ पर आना है, तो इससे कहा गया कि जाओ 10 किलोमीटर, अपने दोस्त के घर पहुँच जाओगे। तो 10 किलोमीटर चलने लगा ऐसे और नहीं पहुँचा, फिर क्या होगा, किसी ने गलत बताया होगा। क्या गलत बताया, 10 किलोमीटर तो सही बताया होगा, मे भी हो सकता है, लेकिन साथ में ये नहीं बताया कि इस तरफ जाना था, इधर जाना था, या इधर जाना था, या किधर जाना था। तो अगर ये कहता कि नहीं, आप 10 किलोमीटर जाइए एक्स एक्सिस से कितना डिग्री बनाकर, मान लीजिए 53 डिग्री बनाकर, और ये एग्जैक्टली ऐसा है कि ये एक्स एक्सिस से 53 डिग्री पे था, और यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर। तो अगर किसी को सिर्फ इतना बता दे कि आप 10 किलोमीटर चले जाओ, तो वो किधर चला जाता, किधर भी साइड चला जाता, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इस तरफ चलता, तो घर पहुँचता उसके दोस्त के। लेकिन अगर हम साथ में बताते कि आप 10 किलोमीटर जाइए, लेकिन एक्स एक्सिस से कितना डिग्री पे जाइए, 53, वो एग्जैक्टली यहीं पहुँचेगा। तो हमने क्या क्या बताया, 10 किलोमीटर मतलब न्यूमेरिक वैल्यू बताया 10, और साथ में एंगल बताया, एंगल मतलब डायरेक्शन। तो जब 2 चीज़ें बताई जाती तो ये क्या हो जाते हैं, वेक्टर। अच्छा, इसकी पोजीशन, जो इसका लोकेशन है, जिसको हम पोजीशन को एक और नाम क्या दे सकते हैं, लोकेशन। कि लोकेशन बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वैल्यू, न्यूमेरिक, और साथ में डायरेक्शन, तब तो हम जाके पहुंचेंगे। और जहाँ पे होगा उसी को हम लोग नॉर्मली क्या बोल देते हैं, पोजीशन। तो हम कैसे बोलेंगे, पोजीशन ऑफ दिस, उसके फ्रेंड का घर का जो घर है उसकी पोजीशन की बात करें तो क्या बोलेंगे, 10 किलोमीटर फ्रॉम एक्स एक्सिस एट डिग्री ऑफ 53, या एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। अच्छा, अगर सिर्फ इतना बोलते उससे दोस्त से कि आप सिर्फ ऐसा करो 53 डिग्री पे चले जाओ, क्या पहुंच जाता अपने दोस्त के घर, एक्स एक्सिस से 53 डिग्री पे पहुंच जाओ, आप चले जाओगे, मतलब पहुंच जाओगे। तो वो 53 नापा कि हाँ अच्छा ये लाइन थी, और यहाँ चला गया, नहीं पहुँचा। बोला गलत आप बोल रहे हो, 53 तो हम चले थे। फिर और कुछ आगे गया, नहीं मिला, फिर कुछ और आगे गया, नहीं मिला, फिर कुछ और आगे नहीं मिला। जब यहाँ पहुँचेगा तब तो पहुँचेगा ना। तो इसके पास पॉसिबिलिटी यहाँ रुकने का बहुत जगह है ना, और बोलता कि कहीं नहीं मिल रहा है जब तक यहाँ नहीं पहुँचता 10 किलोमीटर।
तो एग्जैक्टली वहाँ पहुँचाने के लिए हमें दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी, एक तो एंगल, दूसरा डिस्टेंस, कितना दूर जाना है। अच्छा, पोजीशन तो ये हो गई। नेक्स्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो जैसे हम इसको समझने के लिए एक गाड़ी बना लेते हैं यहाँ छोटा सा। ये गाड़ी मान लीजिए इधर चल रहा है ए, और एक गाड़ी और बी ऐसे चल रहा है। ये इस तरफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और इनके बीच में शुरू में मान लीजिए कि 10 मीटर की डिस्टेंस है, या कुछ और ले लेते हैं 5 मीटर की। तो क्या लगता है कि 2 घंटे बाद इनके बीच की दूरी कितनी रहेगी? ये 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, सीधी रोड पे चलते चले जा रहे हैं सीधी रोड पे। तो 10 सेकंड बाद या 20 सेकंड बाद या 2 घंटे बाद मैं अगर पूछूं कि इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, क्या 5 से बढ़ जाएगी, कम हो जाएगा, या इतना ही रहेगा? तो इतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर चलेंगे, और दोनों बराबर चलेंगे तो इनके बीच की दूरी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। और फिक्स है इसका मतलब ये चले हैं एक दूसरे के लिए। ये कहेगा कि अरे ये तो 5 मीटर पे था बी वाला, अभी भी है, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद भी। तो ए कह सकता है कि बी नहीं चल रहा है, तो क्या लिखेंगे? बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए। बी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, बी को क्या लगता है? बी वाला क्या देखता है? कि बी वाला बैठ के देखता है अपनी गाड़ी में से कि ए वाला इससे 5 मीटर दूर है, पीछे है। 10 सेकंड बाद फिर इधर कहीं आगे पहुंचते, फिर बी बोलता है कि ये तो मुझसे 5 मीटर दूर ही है अभी भी। तो क्या बी के लिए ए चल रहा होता? नहीं। तो ए इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी ऑल्सो, ऐसा हो सकता है। अच्छा, कोई ज़मीन पर खड़ा होता है, ग्राउंड पे, रोड पे, और ये दोनों को देखता बारी से बारी, तो क्या बोलता? इसके लिए भी बोलता कि ए इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट, बस इतना। और वही किसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू मैन, या कोई भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, मैन स्टैंड ऑन ग्राउंड, स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? ये 10 से चल रहा है। अच्छा, इसी के रिस्पेक्ट में ये कितने से चलता है? ये भी 10 से चलता है। हाँ, अगर मैं कहता कि ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, अब क्या लगता है आपको कि इनके बीच की दूरी बढ़ेगी या घटेगी? तो ये देखिए, आगे वाला तेज चल रहा है, पीछे वाला स्लो चल रहा है, तो टाइम टू टाइम इनके बीच की स्पेस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और बढ़ेगा इसका मतलब ए अब कहेगा कि हमसे बी क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, और बी क्या सोचेगा कि ए इससे पीछे चला जा रहा है, तो इसके लिए भी ये चलेगा और इसके लिए ये चलेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? दोनों गलत। ठीक, कितने से चलेगा वो हमें 11th पढ़ना, उसे हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी वो हम बाद में सीखेंगे क्लास 11th में। अभी बस इतना समझ ले कि इसके लिए ये चल रहा है कि नहीं चल रहा, और किस केस में चलेगा, नीचे वाले के लिए चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें समझिए। तो अगर हम यहाँ से खड़े होकर देख रहे हैं तो ये चल रहा है 10 वाले में, और इससे इसको देख रहे हैं तो ये रुका है, इससे इसको देख रहे हैं तो चल रहा है ज़मीन पर से। तो हम अगर यहाँ से देख रहे हैं तो ये चल रहा है, जब इस वाले से देख रहे हैं तो ये नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे मे भी चल भी सकता है, रेस्ट पे भी हो सकता है, दोनों हो सकता है इसमें। तो हम ये कह सकते हैं कि मोशन और रेस्ट जो होते हैं ये एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई चीज़ चल रही है। जैसे सन को हम कह रहे हैं, सुबह उठ के देखते हैं ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में चला जाता है रोज, मतलब सन चल रहा है। जबकि एक्चुअली में क्या होता है? सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा होता है। और यहाँ से क्या दिखता है कि अर्थ रुका है, हम तो यहीं पे खड़े कब से, 2 घंटे से, 20 घंटे से यहीं पर हैं, लेकिन सन सुबह निकल रहा है, शाम को इधर चला जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है? सन रुका है और अर्थ घूम रहा है। तो डिपेंड करता है कि हम देख कहाँ से रहे हो, जिस पॉइंट से देखते हैं उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर? अच्छा, ये हो गई हमारे पास पोजीशन और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि यदि पोजीशन चेंज हुआ, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट एक जगह खड़ा था और अचानक से कुछ टाइम बाद हमने देखा कि वो वहाँ नहीं है, दूसरी जगह चला गया, उसकी पोजीशन क्या हो गई? बदल गई। ऐसा हो सकता है ना? देखिए, जैसे एक ऑब्जेक्ट ओ
ऑब्जेक्ट ए पर बैठा है और हम यहीं पर इसी के जस्ट बगल में खड़े हैं, ठीक है, जैसे बोर्ड हमारे लिए यहीं पर है, तो ये बोर्ड हो गया ऑब्जेक्ट और हम यहाँ पर हैं, तो ये हमारे लिए यहाँ पर है। कुछ देर बाद जब हम यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट करते हैं स्टॉप वॉच, तो हमारी घड़ी में कितना टाइमिंग है, 0। हम घड़ी में बस देख रहे थे, घड़ी में देख रहे थे, घड़ी में देख रहे थे, जैसे ही टाइमिंग बीता 20 सेकेंड्स, अब बोर्ड यहाँ पे नहीं दिखा, मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ दिख रहा है, यहाँ कहीं बी पर आ गया ऑब्जेक्ट, और हम तो यहीं हैं, हम यहीं पर हैं, तो पहले हमसे कितना दूर पे था, 0, एक्स को मान लीजिए डिस्टेंस, तो एक्स कितना है, 0 हमारे लिए। हम यहीं से बोर्ड को देख रहे थे, बगल में खड़ा है 0, लेकिन 20 सेकेंड बाद हमें कहाँ देखने को मिला, वो यहाँ पर, और इसके बीच की दूरी मान लीजिए कि 10 मीटर है। तो अब सोचिए कि हमसे कितना दूर हो गया ये, x = 10 मीटर। पहले पोजीशन क्या थी, x बराबर 0, इसे पोजीशन कहेंगे। अब कितना पोजीशन हो गया, 10 मीटर, किधर चला है, राइट साइड में। तो क्या इसकी पोजीशन चेंज हुई है, 100%। तो जब चेंज इन पोजीशन की बात करते हैं हम लोग, तो ये दो तरीके से हो सकता है। अगर पहले की बात करें तो हम कहते हैं डिस्टेंस, चेंज इन पोजीशन डिस्टेंस, और चेंज इन पोजीशन एक बार कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इन दोनों फ़र्क क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम। पहले तो ये आएंगे कब, जब पोजीशन क्या होगा, चेंज होगा, किसके साथ, टाइम के साथ। देखिए पहले 0 था, अब टाइम कितना हो गया, ये, तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम, क्लियर है। अच्छा, तो डिस्टेंस किसे कहेंगे, डिस्टेंस होता है हमारा टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। किसी पोजीशन चेंज वाले प्रोसेस में ऑब्जेक्ट जितना टोटल पाथ चलता उसकी लंबाई को ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और ये किस में नापा जाता है, यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है मीटर। यहाँ ये ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ चला 10 मीटर, फिर इसके और इसके बीच की जो टोटल लंबाई वो कितनी है, 10 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हुआ, 10 मीटर, सिंपल। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, इसमें भी लेंथ ही लेना है, मतलब यूनिट उसकी भी क्या होने वाली है, मीटर ही होगी। तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन, लेकिन स्पेशल देखिए क्या बोला गया, बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पॉइंट। शुरू वाले और फाइनल, मतलब शुरू के इनिशियली और फाइनल पॉइंट्स के बीच की जो सबसे छोटी लाइन होगी उसकी लंबाई को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो लंबाई है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर। अच्छा, इस केस में क्या होगा, सबसे छोटा, तो इनिशियल यहाँ है, फाइनल यहाँ है, फाइनल यहाँ पे, इनिशियल यहाँ पर, तो सबसे छोटा तो यही पाथ है, क्योंकि हम ऐसे से घूम कर आए तो ये बड़ा हो रहा है, इधर से घूम कर आए तो भी ये बड़ा हो रहा है, ऐसे घूम कर आए तो भी बड़ा हो रहा है। सबसे छोटा इन दोनों के बीच की लंबाई यही होगी, सबसे छोटी लंबाई पाथ। तो उसी को हम अगर नापे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 10 मीटर। इसमें भी हो गया, हमने बार लगाया है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के केस में हम क्या देख रहे हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट देख रहे हैं, मतलब जिनमें डायरेक्शन की बात आ गई। हमने लेंथ तो दोनों में की, लेकिन इसमें कहीं डायरेक्शन दिख रहा है, नहीं। बस चलिए जितनी लंबाई मिल रही सबको जोड़ते जाइए, इसलिए इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, तो ये क्या हो गया, स्केलर। और इसमें देखिए लेंथ तो है, मैग्नीट्यूड है, और साथ में इनिशियल फाइनल पॉइंट की बात भी की गई है, तो इसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन। तो लेंथ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात हो गई तो क्या बोलेंगे, इसको हम वेक्टर। और वेक्टर के लोगों के ऊपर हम एक बार लगा देते हैं, स्पेशली ये डिज़ाइन डिज़ाइन कह रहे हैं हम, सिंबल है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम बार लगाते हैं तो ये क्या है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्लियर। तो x को हम डिस्टेंस कहेंगे, x बार को क्या कहेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। सेम है, अभी वेक्टर हो गया, ये स्केलर हो गया, यूनिट भी सेम हो गई। अच्छा, क्या अलग हो सकता है कि हमेशा बराबर होंगे, तो देखिए गए यहाँ पर 10 मीटर और इधर हम लोग चले हैं वापस 10 मीटर, ए से बी गए 10 मीटर, फिर बी से सी पहुंच गए 10 मीटर, इस रास्ते से। तो डिस्टेंस जरा सोचिए कितना हुआ, टोटल जोड़िए, टोटल पाथ लेंथ दिस प्लस दिस, टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, 20। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए जब आएंगे तो सबसे छोटी लेंथ
किन के बीच, फाइनल और इनिशियल। तो फाइनल कहाँ पहुँचा है, यहाँ पर। इनिशियल कहाँ था, यहाँ पे था। तो इनके बीच की सबसे छोटी लंबाई यही होगी, सबसे छोटा पाथ। और इसको निकालने के लिए हम जब करेंगे तो इसी को क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। कितना आएगा, देखिए पाइथागोरस लगाइए, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर कितना हो जाएगा, √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10√2 निकाल लेंगे तो 10√2 मीटर। तो देखिए इस बार डिस्प्लेसमेंट अलग आया कि नहीं आया, पिछली बार दोनों बराबर थे, इस बार कितना आ गया 20 और 10√2। कम है कि ज़्यादा, कम है। तो एक चीज़ हमें याद रखना होगा कि डिस्टेंस जो होता है x वो ग्रेटर हो सकता है, जैसे इसमें ग्रेटर है, या इक्वल हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं ज़्यादा होगा। कोई भी केस ऐसा हम नहीं सोच सकते जिसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू टोटल पाथ लेंथ। आप किसी में देखिए, इवन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। कैसे, आप यहाँ से चलो ऐसे घूम कर वापस यहीं आ जाओ, तो इनिशियल और फाइनल के बीच की लंबाई कौन सी है, यहीं चले और यहीं आ गए तो कितना हो गया 0। लेकिन डिस्टेंस पूरे को जोड़ेंगे वो डिस्टेंस आएगा। तो ये हमारा जो डिस्टेंस होता है कभी भी 0 नहीं हो सकता, जबकि डिस्प्लेसमेंट में भी 0, में भी पॉजिटिव, में भी निगेटिव, ये तीनों हो सकता है। सिंपली याद रखें अब से आप लोग कि वेक्टर जो क्वांटिटी होती हैं वो प्लस भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है वेक्टर्स। लेकिन जो स्केलर होते हैं वो कभी भी 0 नहीं होते। मतलब ऐसे केस में डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, बाकी तो कभी कभी ऐसे चीज़ें नहीं कि नहीं 0 होगा, जब ऑब्जेक्ट चलेगा नहीं तो डिस्टेंस तो 0 होगा ना, लेकिन अगर प्रोसेस हुआ तो 0 नहीं होगा। अब आइए नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, देखिए हमसे पूछा क्या, फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉर द गिवन प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज एन ऑब्जेक्ट O is starting its motion from this point A, right side up to 100 meter, and after that turn towards north। नॉर्थ देखिए नॉर्मली किधर होता है, ऊपर होता है ना, ये मैप याद रखें अगर हम लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो पहले किधर चल रहा है, ईस्ट में, फिर नॉर्थ में चला गया, मान लेते हैं कि कितना चल रहा है, इसको ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं हम लोग 40 मीटर, और नॉर्थ की तरफ चला गया 30 मीटर। अब हमसे पूछा है फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो सिंपली हो जाएगा, टोटल लेंथ 30 एंड 40 70 मीटर, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इस इनिशियल एंड फाइनल के बीच की दूरी ये वाली, देखिए 30 40 40 30 है ना, पाइथागोरस अगर करें तो 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 50 मीटर, कम है कि नहीं। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, एक और छोटा सा सर्कल है, इसको देखिए ध्यान से। सर्कल है जिसकी रेडियस है मान लेते हैं r, एक पॉइंट है जो ये जो लाइन खींची गई डायमेट्रिकली है वो भी 90 डिग्री वाले, ऐसे एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ A से स्टार्ट करता है क्लॉकवाइज, ऐसे घूमते 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 यहाँ पहुँच जाता है B पर फाइनल। तो यहाँ पे क्या हो गया फाइनल पोजीशन, और यहाँ से चला है तो ये कौन सा हो गया इनिशियल पोजीशन, क्लियर। तो यहाँ से जब ये चला तो हमसे पूछा है डिस्टेंस बताइए एंड डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखिए डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस के लिए मैंने क्या कहा था, टोटल पाथ लेंथ, जैसे यहाँ से यहाँ चल कर आया तो ये लंबाई पूरी की पूरी, तो किस चीज़ पे चल रहा है, ये सरकमफरेंस पे चल रहा है, इसके सरकमफरेंस पे चल रहा है। अच्छा ये पूरा चल जाता तो क्या चलता, एक सरकमफरेंस 2πr, रेडियस r है तो, लेकिन हमें पूरा नहीं चल रहा है, इसका देखा जाए तो कितने पार्ट चल रहा है, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, टोटल कितने पार्ट्स होते हैं 4 पार्ट्स, 1 2 3 एंड 4, चल कितना रहा है सिर्फ 3, पूरे का कितना पार्ट चला है सिर्फ 3, तो 1/3 कर लीजिए। तो ये आता, सॉरी देखिए पूरा इतना है, अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता तो एक पार्ट आता, एक एक पार्ट की लंबाई कितनी होगी 2πr/4, लेकिन हमें कितना लेना 1 2 और 3 लेना, तो इसमें 3 से क्या कर लीजिए मल्टीप्लाइड। लॉजिक कहता है कि पूरा चलता तो कितना चलता है 2πr, लेकिन पूरा चल नहीं रहा है, सिर्फ 3 पार्ट चल रहा है, तो एक पार्ट की लंबाई है कितनी, तो जब 4 पार्ट की इतनी तो एक पार्ट की कितनी होती 1/4 कर देते डिवाइड में, तो हमें कितने का निकालना है 3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 2 से इसको कर लीजिए 3/2πr, ये क्या हो गया डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स के बीच की क्या होती है सबसे शॉर्टेस्ट, ये वाली।
तो ये बड़ा आसानी से निकलेगा। कैसे? ये कितनी है रेडियस, ये कितनी होगी, ये भी रेडियस होगा। तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दिस दिख रहा है ना। तो हमें तो ये चाहिए ना फाइनल और इनिशियल के बीच की दूरी। तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो आएगा r√2। देखिए दोनों अलग है, डिस्टेंस इतना आ गया, डिस्प्लेसमेंट इतना आ गया। क्लियर है कि नहीं? तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू।